गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में, हिमाचल प्रदेश की झीलों के प्रकार के बारे में, हिमाचल प्रदेश की झीलों का महत्व के बारे में और वर्तमान समय हिमाचल प्रदेश की झीलों के समक्ष उत्पन्न खतरों के बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, है ना। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश की झीलों के प्रकार। तो हिमाचल प्रदेश में तो मुख्यतः एक ही प्रकार की झील पाई जाती है जिसका नाम होता है हिमानी झीलें। हिमानी झीलें, लेकिन विश्व में अलग अलग प्रकार की झीलें पाई जाती है जिनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अलग एक झील का प्रकार है कालडेरा झील। कौन सी झील है? कालडेरा झील। कालडेरा झील के बाद एक झील पाई जाती है लैगून झील। लैगून झील के बाद अगली झील पाई जाएगी क्रेटर झील। ये झीलों के प्रकार है, किसी झील का नाम नहीं है। क्रेटर झील। क्रेटर झील के बाद है बालसन झील। बालसन झील के बाद है भ्रंश घाटी की झीलें। जब भी आप क्लास करने के लिए बैठें तो पेन कॉपी साथ लेके बैठें, इनको लिखते भी रहें साथ साथ में। पेपर में आपसे नहीं पूछेगा कि ये झीलों के प्रकार क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये झीलें होती क्या है। तो हिमानी झीलों का अर्थ होता है कि जिन झीलों का निर्माण बर्फीले क्षेत्रों में होता है, तो उन झीलों को कहेंगे हिमानी झीलें। और दूसरी होती है कालडेरा झील, जिस झील का निर्माण ज्वालामुखी के साथ होता है। कभी हजारों सालों पहले या कुछ सालों पहले जहाँ पे ज्वालामुखी फटा था, लेकिन बाद में उस जगह पर झील का निर्माण हो गया, तो उस झील को हम लोग कहेंगे कालडेरा झील। लैगून झील जो है तो समुद्र के किनारे बनी हुई झील को कहते हैं लैगून झील। और ये जो झील होती है समुद्र के किनारे बनी हुई झील, लैगून झील हमेशा लवणीय झील होगी। और तीसरी होती है क्रेटर झील। इसका निर्माण उल्कापिंड से होता है। इसका निर्माण उल्कापिंड से होता है। मान के चलिए किसी स्थान पर हजारों साल पहले कोई उल्कापिंड गिरा हो और उस जगह पर जो गड्ढा हो गया उसमें पानी भर गया और उसके बाद वहाँ पे जो झील बनी उसे कहेंगे क्रेटर झील। बालसन झील महत्वपूर्ण है। बालसन झील के बारे में जानकारी है कि जहाँ पे रेगिस्तान में बनी हुई झील को, रेगिस्तान में बनी हुई झील को कहते हैं बालसन झील। और भ्रंश घाटी की झीलें, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे भ्रंश घाटी में बनी हुई झीलों को भ्रंश घाटी की, जैसे आपके पास एडवर्ड झीलें, एडवर्ड हो गया, अल्बर्ट हो गया, विक्टोरिया हो गया, टांगानिका झीलें, ये सारी की सारी झीलें भ्रंश घाटी की झीलें। तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि इनका निर्माण प्लेटों के खिसकने से होता है। प्लेटों के मतलब जब प्लेटें नीचे को दब जाती है तो उसके बाद यहाँ पे जो झील का निर्माण होता है उस झील उसे कहेंगे हम लोग भ्रंश घाटी की झीलें। लेकिन ये सारी की सारी झीलें हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यतः झील पाई जाती है वो पाई जाती है हिमानी झीलें। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की झीलों का क्या महत्व है। क्या महत्व लगता है आपको कि क्या महत्व होगा हिमाचल प्रदेश की झीलों का? क्या महत्व लगता है आप लोगों को? लगता है कुछ महत्व कि नहीं? नहीं लगता? कोई महत्व नहीं, बेकार सारी झीलें हिमाचल प्रदेश की है। कोई महत्व कि नहीं? बताओ, एक दो बताओ कुछ, क्या महत्व है हिमाचल प्रदेश की झीलों का? हिमाचल प्रदेश की झीलें हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था संस्कृति के हिसाब से वरदान मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश की पहला महत्व तो लिखेंगे आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में हिमाचल प्रदेश की झीलें देश और दुनिया से लाखों पर्यटकों को हर वर्ष अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लाखों लोग हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं, हिमाचल प्रदेश की झीलों की यात्राओं को करते हैं। और इसके साथ जब वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आने पर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं। ठीक है। दूसरा आर्थिक महत्व के बाद है सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व की हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है ना। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश की झीलों के किनारे बड़े प्रसिद्ध मेले आयोजित किए जाते हैं। जैसे आपने परासर मेला देखा होगा, कमरनाग का मेला देखा होगा, रिवालसर में भी हाल ही में मेला हुआ, उसके बाद रेणुका मेला होता है। ये सारे के सारे मेले हिमाचल प्रदेश की झीलों के किनारे आयोजित किए जाते हैं। तो सांस्कृतिक महत्व हो गया इसका। तीसरा है सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की झीलों का सामाजिक महत्व भी बड़े स्तर का है। इसमें हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बड़े सारे ऐसे समुदाय हैं जो इन झीलों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलों के किनारे कुछ ऐसे मंदिर स्थित हैं जिन लोगों को हिमाचल प्रदेश की भाषा में कुल देवी कहा जाता है। तो ये कुल देवता के रूप में भी इनको मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो झीलें पानी का भी मुख्यतः स्रोत है। इसका स्रोत है ये पानी का भी स्रोत है ना। तो आप देखा हिमाचल प्रदेश की झीलों के किनारे जो लोग बसे हैं उनको जो जल की आपूर्ति होती है कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश की झीलों से ही होती है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश की झीलों के समक्ष उत्पन्न खतरे क्या क्या है?
पहला खतरा तो जलवायु परिवर्तन ने ही पैदा कर दिया है। पहला खतरा तो जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, झीलें सूख रही है, या तो हिमानी जो झीलें उनका आकार बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है बरसात के मौसम में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जलवायु उत्पन्न के बाद कई बार यहाँ पे अतिक्रमण की समस्या देखने को मिल रही है ना। झीलों के किनारे लोग अपने घर बना दे रहे हैं, झीलों के अंदर घर बना दे रहे हैं, है ना। या अतिक्रमण के अलावा इसमें गंदगी फैलाई जा रही है झीलों में, या कोई सीवरेज का पानी झील में मिल रहा है, या कुछ हो रहा है। तो जिस वजह से इन झीलों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया, जिस कारण से आने वाले समय में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी, सांस्कृतिक समस्याएं, है ना। लोगों की मेले वगैरह आयोजित करेंगे, कहाँ होगी फिर, है ना। लोगों के जल की आपूर्ति कहाँ से होगी। तो यह है हिमाचल प्रदेश की झीलों के समक्ष खतरे। जब कभी आप मेंस का एग्जाम लिखोगे तो मेंस के एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि पराशर झील कहाँ पे, रिवाल्सर झील कहाँ पे, ये बहुत कम आता है। तो वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश में झीलें स्थित है, उनका महत्व क्या है। हिमाचल प्रदेश में जो झीलें वर्तमान में स्थित है उनके समक्ष क्या खतरे उत्पन्न हो चुके हैं। तो 2-3 मैंने पॉइंट आपको लिखा दिए, 2-3 आप सोच के लिख लो, है ना। तो समाज के साथ आपको इसकी जानकारी का प्रयास करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कौन सी झीलें स्थित है और उन झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं और उन झीलों के बारे में विशेष जानकारी कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जिला होगा हमारे पास मंडी। पहला जिला है हमारे पास मंडी। मंडी में हमारे पास काफ़ी सारी झीलें स्थित है, जैसे कि पराशर झील, रिवाल्सर झील। अगली झील है हमारे पास कमरूनाग झील। कमरूनाग झील के बाद हमारे पास है कुमारवाह झील। कुमारवाह झील के पास हमारे पास कुंतवियोग झील। कुंतवियोग झील। कुंतवियोग झील के साथ हमारे पास है खदलासर, कालासर, डवारूसर और लीलासर। अब हम इन झीलों से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पराशर झील मंडी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस झील में केवल मात्र एक तैरता हुआ टापू है। क्या है? तैरता हुआ टापू स्थित है। अगर हम बात करें रिवाल्सर की तो यह रिवाल्सर में ही स्थित है और इस झील के किनारे ये 3 धर्मों का संगम है। 3 धर्मों का स्थल इसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे बौद्ध धर्म, सिख और हिंदू धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है यहाँ पे पद्मसंभव जी, जो बौद्ध गुरु पद्मसंभव के यहाँ से संबंधित है। सिखों की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ से संबंध रखते हैं। और हिंदू में लोमस ऋषि, हिंदू में लोमस ऋषि। प्रश्न पूछेगा पेपर में कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी झील है जहाँ पे बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है, तो उसका आंसर होगा रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील का अन्य नाम बौद्ध पद्माचन भी इसे कहते हैं, इसे बौद्ध पद्माचन भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कमल को धारण करने वाला, जिसका अर्थ होता है कमल को धारण करने वाला। तो ये थी जानकारी हमारे पास रिवाल्सर की। रिवाल्सर झील को तैरते हुए टापुओं की झील कहते हैं, तैरते हुए टापुओं की झील। तैरते हुए टापुओं का ध्यान रखने देने योग्य बात यह है कि पराशर झील की बात करें तो पराशर झील में केवल मात्र एक ही तैरता हुआ टापू है और रिवाल्सर झील में बहुत सारे तैरते हुए टापू हैं। लेकिन वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी तैरता हुआ टापू स्थित नहीं है। ठीक है। अगली झील है हमारे पास कमरूनाग झील। कमरूनाग झील के बारे में ये कहा जाता है कि इस झील में अरबों का खजाना दबा हुआ है। उसके बाद कुमारवाह झील। कुमारवाह झील जो है तो चच्योट में स्थित है। मंडी जिले की एक तहसील है जिसका नाम है चच्योट तहसील, तो वहाँ पे स्थित है। और उसके बाद है कुंतवियोग झील। कुंतवियोग झील जो है तो पांडवों की पत्नी कुंती से संबंधित है। ये झील रिवाल्सर में ही स्थित है, ये झील रिवाल्सर में ही स्थित है। इसके साथ खदलासर, कालासर, डवारूसर और लीलासर, ये सारी की सारी झीलें रिवाल्सर में ही स्थित है। ये सारी की सारी झीलें रिवाल्सर यही स्थित है कि मैं समझ जाता है कि रिवाल्सर की पहाड़ी पर ये जो रिवाल्सर झील मुख्यतः रिवाल्सर मेन रिवाल्सर शहर में और बाकी कुंतवियोग, खदलासर, कालासर, डवारूसर, लीलासर, है ना। इसके साथ एक और आप लिख सकते हैं सुखसर। ये झील सारी की सारी हमारे पास रिवाल्सर में ही स्थित है। तो ये थी हमारे पास मंडी जिले की झीलें। अगला जिला हमारे पास होगा सिरमौर।
सिरमौर में मुख्यतः दो ही झीलें हैं, एक है रेणुका झील और दूसरी है सुकेती झील। रेणुका जो है तो भगवान परशुराम की माता का नाम है। और अगर रेणुका झील को अगर आप ऊंचाई से देखोगे तो ऊंचाई से देखने पर यह सोई हुई महिला की तरह लगती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और यह आकृति इसकी सोई हुई महिला की तरह लगती है। उसके बाद है हमारे पास सुकेती झील। सुकेती झील देखो दो चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए, एक मिलेगा सुकेत, एक मिलेगा सुकेत नदी या सुकेत खड्ड और दूसरी है सुकेती झील। अगर सुकेत नदी की बात करेंगे तो ये आपकी मंडी में है। कहाँ पर है? मंडी में। और सुकेती झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? सिरमौर में। सुकेती से संबंधित सुकेती जीवाश्म पार्क जो भी नाम होगा वो सारा का सारा कहाँ टिक करना है? सिरमौर में। तो ये था हमारे पास मंडी की झीलें और सिरमौर की झीलें। अगला जिला है हमारे पास किन्नौर। अगला जिला है हमारे पास किन्नौर। अगला जिला कौन सा है? किन्नौर। किन्नौर में भी बहुत कम झीलें हैं, लेकिन यहाँ पे झीलें नाको झील। अगली झील है हमारे पास सोरंग झील। सोरंग झील के बाद है यहाँ पे यूला कांडा झील। अगली झील है हमारे पास यूला कांडा झील, है ना। नाको झील जो है तो नाको गांव में ही स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि नाको झील किस घाटी में स्थित है तो यह किन्नौर की हांगरंग घाटी में स्थित है। किन्नौर की हांगरंग घाटी, जो किन्नौर की सबसे दुर्गम घाटी और सबसे पिछड़ी हुई घाटी मानी जाती है, उसे कहते हैं हांगरंग घाटी। और हांगरंग घाटी में एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है? नाको झील। उसके और ये झील जो है तो बौद्ध गुरु पद्म संभव से संबंधित है। ये झील बौद्ध गुरु पद्म संभव से संबंधित है। उसके बाद सोरंग झील आपको सीधे याद करनी पड़ेगी। और यूला कांडा झील बहुत सारे आप जो बहुत यूट्यूब में देखी होगी, है ना। बहुत ही खूबसूरत जगह पर स्थित है। इस झील के बीचों बीच राधा कृष्ण का मंदिर स्थित है। राधा कृष्ण का मंदिर स्थित है, बहुत ही खूबसूरत झील है। और यहाँ पे लोग ट्रैक करके जाते हैं। तो यूला कांडा झील कहाँ पर स्थित है? किला है हमारे पास कुल्लू। कुल्लू में हमारे पास काफ़ी सारी झीलें जो हमने लिख दी है ना। मनतलाई झील, देवरी झील, हंसा झील, भृगु झील, सरिताल झील, डहनासर झील, दशहर झील और ब्यासकुंड झील। तो इन झीलों के बारे में देखते हैं हम लोग। मनतलाई झील आपकी मणिकर्ण घाटी में स्थित है। मणिकर्ण घाटी या इसे पार्वती घाटी भी बोल सकते हैं हम लोग। और इस झील से पार्वती नदी का उद्गम होता है। इस झील से पार्वती नदी का उद्गम होता है, जो ब्यास नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद है देवरी झील। देवरी झील सराज में स्थित है ना, बाहरी सिराज में स्थित है। हंसा झील आपको सीधे याद करनी पड़ेगी। अगर हंसा झील की ओर देखेंगे तो ऐसा लगता है इसे देखने के ऐसे दो हंसों का जोड़ा ऐसे चोंच मिला के खड़ा हुआ है, तो उसे हंसा झील ये भी कुल्लू में स्थित है। भृगु झील ये मनाली के पास स्थित है। भृगु ऋषि को समर्पित है ये झील, ठीक है। और सरिताल जो झील है ये सरी जोत में ही स्थित है। उसके बाद है डहनासर झील। डहनासर झील भी आपकी कुल्लू में स्थित है। दशहर झील ये भी आपकी कुल्लू में स्थित है। ब्यासकुंड झील भी कुल्लू में स्थित है। यहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है। यहाँ से ब्यास नदी का उद्गम। उसके बाद एक महत्वपूर्ण झील यहाँ पे बच गई, उस झील का नाम है सरियोलसर झील। इस झील का नाम है सरियोलसर झील। सरियोलसर झील महत्वपूर्ण है। सरियोलसर झील जो है तो बंजार उपमंडल में स्थित है। और बंजार उपमंडल के साथ ही इस झील के किनारे बूढ़ी नागिन का मंदिर है। बूढ़ी नागिन का मंदिर स्थित है। और इस झील के किनारे एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है आभी पक्षी। ऐसा माना जाता है कि आभी पक्षी इस झील को बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देता है। जैसे इसके अंदर कोई भी कूड़ा करकट फेंका जाता है तो आभी पक्षी उसे पूरी तरह निकाल के साफ सुथरा इसे रखता है। तो सरियोलसर झील कहाँ पर स्थित हुई आपकी? बंजार में। इस झील के किनारे किस चीज़ का मंदिर है? बूढ़ी नागिन का मंदिर स्थित है। और दूसरा मनतलाई झील याद रखना, इस झील से किस नदी का उद्गम होता है? पार्वती नदी का उद्गम होता है। बाकी आपको ये झीलें सीधी सीधी याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई और ट्रिक नहीं है। अगला जिला कौन सा रहेगा हमारे पास? अगला जिला हम लिखते हैं कांगड़ा। कांगड़ा में भी हमारे पास झीलें हैं। डल झील है, दानासर झील है, और दानासर के बाद यहां पे मछियाल झील है।
मछियाल झील के बाद यहाँ पे एक और झील है जिसका नाम है करेरी झील। देखिए मछियाल झील के बारे में पहले बता देता हूँ। एक मछियाल झील मंडी में भी स्थित है, एक मछियाल झील मंडी में भी स्थित है ना, लेकिन वो झील नहीं है, मुख्यतः एक नदी के अंदर रोका हुआ ऐसा पानी है जिसे झील की संज्ञा दी जाती है, जोगिंदरनगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन ये मछियाल झील कांगड़ा में स्थित है और इस झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील के किनारे मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है और साथ में संतोषी माता का मंदिर है, ठीक है। और करेरी झील आपकी कांगड़ा में स्थित है और इस झील का जो पानी है वो ल्यून नदी को मिलता है, इस झील का पानी ल्यून नदी को मिलता है। उसके बाद दानासर झील आपकी कांगड़ा में स्थित है और उसके बाद है डल झील। डल झील का आपकी कांगड़ा में स्थित है। एक डल झील और है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक डल झील और है जो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरी डल झील आपकी कहाँ स्थित है, कांगड़ा में। यहाँ पर डल झील में राधा अष्टमी के दिन, राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है ना। तो ये कौन सा जिला था हमारे पास, कांगड़ा जिला। अगला जिला है हमारे पास चंबा। तो चंबा में हमारे पास झीलें हैं गडासरू झील, गडासरू झील के बाद एक खजियार झील, महाकाली झील, महाकाली झील के बाद हमारे पास यहाँ पे झील स्थित है मणिमहेश झील, मणिमहेश झील के बाद हमारे पास झील यहाँ पे आएगी आपकी हुड़ान बटोरी झील, है ना। हुड़ान बटोरी के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगी लामा झील, लांबा झील के बाद आएगी चंद्रकुप्ताल झील, है ना। चंद्रकुप्ताल झील के बाद हमारे पास आएगी चामुंडा झील, चामुंडा झील के बाद आएगी नागडल झील। अगली झील हमारे पास बहुत सारी झीलें चंबा में स्थित है ना, कालीडल झील और रिउरडल झील। तो सारी की सारी झीलें आपकी कहाँ पर स्थित हैं, चंबा में स्थित है। तो इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये सबसे पहली झील हमारे पास जो महत्वपूर्ण है वो है खजियार झील। खजियार झील खजियार नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और यह स्थान, ये इस मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि धारण करने वाला खजियार नामक जो स्थान है वो 160वां स्थान है। इससे पहले 159 स्थानों को मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि दी जा चुकी है। और ये जो उपाधि है ये 1992 में स्विट्जरलैंड के राजदूत बीपी ब्लेजर ने से दिया था, बीपी ब्लेजर ने से दिया था। और खजियार झील के किनारे खाजी नाग का मंदिर है। किसका मंदिर है, खाजी नाग का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिस कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, खजियार पड़ा है। और गडासरू झील आपकी चुरहा में स्थित है। और महाकाली झील माँ काली को समर्पित है, माँ काली को समर्पित है, जो कि चंबा जिले में स्थित है। उसके बाद है मणिमहेश झील। मणिमहेश झील भगवान शिव को समर्पित है और गद्दी के जो आराध्य देव हैं वो भी भगवान शिव हैं। गद्दी जो जनजाति है हिमाचल प्रदेश में वो भगवान शिव को मुख्यतः मानती है। तो इस झील से एक जलधारा निकलती है जिस जलधारा का नाम है बुद्धिल जलधारा। इस जलधारा का नाम क्या है, बुद्ध। उसके बाद है हुड़ान बटोरी झील। हुड़ान बटोरी झील मुख्यतः एक छोटी सी झील है लेकिन ये पांगी घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये गांव भी है हुड़ान बटोरी गांव, और गांव के साथ ही एक झील है जिसका नाम है हुड़ान बटोरी झील। ये पांगी घाटी में स्थित है। उसके बाद है लामा झील। इसे इसका एक्चुअल में पूरा नाम है लामा डल झील, इसका पूरा नाम है लामा डल झील। और इसे झील को सीधे इसे 7 झीलों का समूह भी कहते हैं, इसे 7 झीलों का समूह भी कहते हैं। एक्चुअल में जो लामा डल का अर्थ होता है एक लंबी झील, एक लंबी झील अर्थ होता है इसका क्या, एक लंबी झील। लेकिन इस झील के किनारे कितनी झीलों का समूह है, 7 झीलों का। अगली झील है हमारे पास चंद्रकुप्ताल झील जो चंबा में स्थित है, लेकिन ये झील अधिकतम समय बर्फ से ढकी रहती है। उसके बाद चामुंडा झील, नागडल झील, काली झील और रिउरडल झील, ये सारी की सारी झीलें आपको चंबा में और सीधे सीधे याद करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी किताब में नहीं लिखी होती है ना, है तो चंबा में लेकिन किताबों में नहीं लिखी होती, तो ज़्यादा जानकारी भी बाहर नहीं होती, तो आपको झीलें सीधे सीधे याद करनी
पड़ेगी, है ना। तो ये झील, ये कौन सा था हमारे पास, चंबा। अगला जिला होगा हमारे पास लाहौल स्पीति। अगला जिला होगा हमारे पास लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में हमारे पास कई झीलें हैं, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, उसके बाद नीलकंठ झील, नीलकंठ के बाद यूनामसो झील, यूनामसो झील, है ना। उसके बाद एक पिछले साल एक बहुत ज़्यादा चर्चा में एक झील थी, उस झील का नाम है गेपांग घाट झील, जो आधे हिमाचल को पता भी नहीं होगा। गेपांग घाट झील, गेपांग घाट झील। और उसके बाद दो झीलें विशाल ताल और दीपक ताल, विशाल ताल एंड दीपक ताल। और उसके अलावा एक और झील, इसमें एक और झील, इसका नाम है धनकड़ झील। ये सारी की सारी झीलें कहाँ स्थित है आप लोगों की, लाहौल स्पीति में। एक एक समझने का प्रयास करते हैं, सारी की सारी झीलें महत्वपूर्ण हैं। सूरजताल झील भारत हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत की चौथी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सूरजताल। इसकी ऊंचाई है 4800 मीटर और इसे लेक ऑफ सन भी कहते हैं, इसे लेक ऑफ सन भी कहते हैं, अर्थात सूर्य की झील इसे कहते हैं। और सूरजताल झील से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है आपका भागा नदी। क्या नाम होता है इसका नाम, भागा नदी का उद्गम इस झील से होता है। अगली महत्वपूर्ण झील है हमारे पास चंद्रताल झील। चंद्रताल झील भी महत्वपूर्ण है। इस झील को आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो इतिहास में एक बात बताई होगी कि हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री हुएनसांग आया था। हुएनसांग ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा भी करी है। उस यात्रा के सिलसिले में हुएनसांग चंद्रताल झील में गया था, तो उसने चंद्रताल झील को लोहित सरोवर नाम दिया था। तो प्रश्न पूछेगा कि चंद्रताल झील का अन्य नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा लोहित सरोवर। इसका नाम क्या होगा, लोहित सरोवर। इस झील को लेक ऑफ मून भी कहते हैं, अर्थात चंद्रमा की झील। और चंद्रताल झील भारत हिमाचल प्रदेश की एक रामसर साइट भी है। क्या है ये, एक रामसर साइट भी है। और हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी झील थी जिसके फोटो पर, जिसका फोटो किसी डाक टिकट पर छपा था। तो चंद्रताल झील ऐसी झील है हिमाचल प्रदेश की जो डाक टिकट पर भी छपी हुई है। तो चंद्रताल झील से आप 3-4 चीज याद रखेंगे। लोहित सरोवर, इसका नाम लोहित सरोवर है, इसे लेक ऑफ मून कहा जाता है, रामसर साइट है। और साथ में इस झील में डाक टिकट भी कहा गया। इस झील के से क्या निकला था, इस झील के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे, इस झील के किनारे बहुत सारे घोड़े और मानव कंकाल के अवशेष मिले, जिस कारण इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, जिस कारण इस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। उसके बाद अगली झील है हमारे पास नीलकंठ झील। नीलकंठ झील भगवान शिव जी को समर्पित है और इस झील में महिलाओं का जाना पूर्णतः बैन है। महिलाओं का जाना क्या है, पूर्णतः, महिला का प्रवेश मतलब क्या है, पूर्णतः बैन है। तो नीलकंठ झील, नीलकंठ झील गहरे है, गहराई ज़्यादा है इस झील की, जिस कारण नीली दिखती है, जिस कारण इसका नाम क्या हो गया, नीलकंठ झील। यूनामसो झील आपकी लाहौल स्पीति में से याद रखना है। गेपांग घाट झील पिछले साल इसलिए चर्चा में थी 2024 में, क्योंकि इस झील का आकार लगातार बढ़ रहा था और आकार बढ़ने के कारण जो इसके नीचे जो गांव स्थित है जिनमें खतरा उत्पन्न होकर ये झील टूट गई, तो उसके बाद इन गाँव में बाढ़ आ सकती थी। तो आप ध्यान रखेंगे गेपांग घाट झील कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है। उसके बाद है विशाल ताल और दीपक ताल झील, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। उसके बाद है धनकड़ झील। धनकड़ झील आपकी स्पीति घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, स्पीति घाटी में स्थित है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे धनकड़ झील किस राज्य में। इसको कुछ किताबों में ढंकर झील भी लिखा होता है, इस किताबों में। यहाँ पे ऊपर इस झील के थोड़े से नीचे एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है धनकड़ मोनेस्ट्री, है ना। तो जिसका धनकड़ मठ है या धनकड़ जिसे बोल सकते हैं, तो ये ढंकर झील इसका नाम है। तो ये थी कहाँ की झीलें, लाहौल स्पीति। अगला जिला है हमारे पास शिमला। अगला जिला है हमारे पास शिमला। शिमला में हमारे पास काफ़ी सारी झीलें, कराली झील, कराली झील, कराली झील के साथ अगली झील है हमारे पास बादनोसर झील, बादनोसर झील के साथ हमारी झील है हमारे गढ़कुफर झील, तानू जुब्बल झील, तानू जुब्बल झील के बाद है चंद्रनाहन झील। तो इन झीलों के बारे में जानने का, कराली झील को लेक ऑफ डर्टी वाटर भी कहते हैं, लेक ऑफ
डर्टी वाटर अर्थात गंदे पानी की झील। दो झीलों में कन्फ्यूजन होगा, एक है कराली झील, एक है करेरी झील। करेरी झील है कांगड़ा में और कराली झील है शिमला में, तो दोनों झीलें अलग अलग है। उसके बाद है बादनोसर झील। बादनोसर शिमला का आपने सुना होगा। डोडरा कवार जो सबसे दुर्गम एरिया है, डोडरा कवार। डोडरा कवार और सांगला के बीच में जो झील स्थित है उसका नाम है बादनोसर झील। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में ये झील स्थित है। उसके बाद है गढ़कुफर झील, सीधे याद करनी पड़ेगी। तानो जुबल झील नारकंडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नारकंडा में। उसके बाद है चंद्रनाहन झील, ये रोहडू के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये रोहडू में स्थित है। और चंद्रनाहन झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है पब्बर नदी। किस नदी का उद्गम होता है? पब्बर नदी का उद्गम होता है, जो यमुना की मुख्य सहायक नदी है। जो किसकी सहायक नदी? जो किस में जाके मिलेगी? आके यमुना में जाके मिलेगी। तो कराली झील लेक ऑफ डर्टी वाटर यानी कि गंदे पानी की झील, गंदे पानी की झील। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर स्थित है? ये थी हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलों में आप किन्नौर में एक झील और ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है थोरेट झील। किन्नौर में आप एक झील और ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है थोरेट झील। ये आपकी किन्नौर में है। कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में। और एक झील आप लाहौल स्पीति में ऐड कर सकते हैं जिसका नाम होगा सिसु झील। जिसका नाम क्या होगा? तो ये झीलें थी। और इसके साथ हिमाचल प्रदेश की सारी प्राकृतिक झीलें खत्म हो जाती है। इसके बाद जो झीलें बच जाती हैं वो बच जाती है केवल मात्र मानव निर्मित झीलें, जो किसी डैम के द्वारा बनी हुई झीलें। तो उन झीलों के बारे में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की मानव निर्मित झीलों के बारे में। तो पहली जो महत्वपूर्ण झील है, जो देश का गौरव जिसे माना जाता है, वो है हमारे पास गोविंद सागर झील। उसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील। ये झील जो है तो बिलासपुर में स्थित है और ये सतलुज नदी पर बनाई गई झील है। किस नदी पर बनाई गई झील है? ये सतलुज नदी पर बनाई गई है। गोविंद सागर झील भारत की दूसरी मतलब जल विद्युत या जल विद्युत परियोजना बोल सकते हैं, दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ होता है कि उस झील जिस परियोजना को बनाने से उसका फायदा कई क्षेत्रों को मिलेगा। तो भारत की दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील बिलासपुर में स्थित है और सतलुज नदी पर स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है 168 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है ना। गोविंद सागर झील भाखड़ा डैम के बनने से बनी है। एक डैम बना भाखड़ा डैम, उसके बनने से जो देखिए डैम का अर्थ होता है ये जो आगे जैसे मान के चलिए नदी चल रही थी, नदी में यहाँ पे जो डैम बना दिया गया, इस डैम का नाम है भाखड़ा डैम। और इस डैम के बनने से जो पीछे जो पानी रुका और उस झील का नाम क्या पड़ गया? गोविंद सागर झील। एक नाम आपको और कंफ्यूज करेगा, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील। ये झील आप लोगों की उत्तर प्रदेश में है। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत दोनों नाम से तो सेम ही लग रहे हैं, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। अगली झील हमारे पास, और इस गोविंद सागर झील को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का नया मंदिर कहा था। क्या कहा था इसे? आधुनिक भारत का नया मंदिर या पुनरुत्थान भारत का नया मंदिर की से संज्ञा दी गई थी, है ना। तो अगले झील हमारे पास होगी पौंग झील। पौंग झील जो है तो ये ब्यास नदी पर बनाई गई है और ये कांगड़ा पर स्थित है, कांगड़ा में स्थित है, ठीक है। इस झील का जो अन्य नाम है, मतलब पौंग झील का अन्य नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम। महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। इस झील में एक पक्षी पाया जाता है जिसे लाल गर्दन वाला ग्रीव कहते हैं। लाल गर्दन वाला ग्रीव पाया जाता है। और यह झील एक रामसर साइट है। यह झील एक रामसर साइट है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3 रामसर साइट हैं, जिसमें से मैंने एक आपको बता दी थी चंद्रताल झील, दूसरी मैंने बताई पौंग झील, और तीसरी जो रामसर साइट है वो रेणुका झील है। अगर नहीं लिखा होगा तो वहां लिख देना रेणुका झील। रेणुका झील हमारे पास तीसरी रामसर साइट है ना। अगली झील है हमारे पास चमेरा झील। ये झील रावी नदी पर स्थित है और ये चंबा में स्थित है। रावी नदी पर स्थित है और चमेरा 1, 2, 3 करके 3-4 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आपने याद रखना है चमेरा झील। अगली झील है हमारे पास पंडोह झील।
अगली झील है हमारे पास पंडोह झील, जो कि ब्यास नदी पर बनाई गई झील है। और ब्यास नदी के साथ ये जो है तो मंडी में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है ये? और मंडी में NH21 के किनारे जो कुल्लू से मनाली से लेके जो चंडीगढ़ तक का जो NH है उसका नाम है NH21, और उसकी NH संख्या NH21, तो उसमें ये झील स्थित है क्या था। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की मानव निर्मित और प्राकृतिक झीलों के बारे में जानकारी। इसके साथ आपको हमीरपुर, उन्ना और सोलन, इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक झील मौजूद नहीं है, तो जिसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो यही था आपका आज लोगों का टॉपिक। धन्यवाद।